हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को उर्दू में गर्दन तोड़ बुखार भी कहते हैं। और आज हम इस वीडियो में मेनिंजाइटिस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स, इसके कॉजेज़, इसकी वैक्सीन, इसकी मैनेजमेंट। और आज का कम्प्लीटली लेक्चर होगा मेनिंजाइटिस के ऊपर। मैं हूं डॉक्टर दानियाल और आज का लेक्चर होगा मेनिंजाइटिस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ मेनिंजाइटिस। सबसे पहले देखें कि आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कुछ कवरिंग ने प्रोटेक्ट किया हुआ है ताकि कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन उन पर आसानी से असर ना कर सके, और उसको मतलब डायरेक्ट ट्रॉमा वगैरह से प्रोटेक्शन दी हुई है। उन प्रोटेक्शन कवरिंग को कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस में जब वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगस भी हो सकता है, आगे हम उसकी टाइप्स देखेंगे, जब कोई भी इन तरह का जो वायरस या बैक्टीरियल कोई अटैक होता है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इस इन्फ्लामेशन को हम सिंपली कहते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, अब मेनिंजाइटिस जाहिर सी बात है कि इन्फ्लामेशन हुई है तो स्वेलिंग तो आएगी वहाँ पर, उस एरिया में जहाँ पर भी इन्फेक्ट होगा। तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जो इन्फ्लामेशन आती है वहाँ पे स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग के साथ साथ हमें मेन सिम्टम क्या क्या मिल सकते हैं। मेनिंजाइटिस में हमारे मेन सिम्टम होते हैं हेडेक, फीवर और स्टिफ नेक्स। बिल्कुल गर्दन बिल्कुल अकड़ जाती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये जो है मेनिंजाइटिस के मतलब ज़्यादातर यही सिम्टम्स देखे गए। ठीक है, मेन सिम्टम्स यही होते हैं। मेनिंजाइटिस जो है वो वायरल इन्फेक्शन भी में होता है, बैक्टीरियल भी होता है और फंगस से भी हो सकता है। ठीक है, तीनों कॉज हो सकते हैं। अब मेनिंजाइटिस जो है वो खुद ठीक हो सकता है, मतलब कि ऐसा भी है, ऐसी टाइप्स भी है जिसमें मेनिंजाइटिस खुद ठीक हो सकता है कुछ हफ्तों में, और वो अपने सिम्टम्स पूरे करेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। और फिर एक ऐसी टाइप भी है मेनिंजाइटिस की जिसमें ये बहुत ख़तरनाक साबित होता है, अगर इसको फ़ौरन ट्रीटमेंट ना दी गई है तो फिर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इसी की बात करते हैं कि वायरल जो मेनिंजाइटिस का कॉज होता है, जो वायरस से हुआ होता है, वो अपनी लाइफ साइकिल वायरस पूरी करेगा और फिर अपने मतलब सिम्टम्स कम होने लगेंगे और ऐसा ऐसा बेहतरी की तरफ जाएगा। जबकि बैक्टीरियल कॉज जो होता है मेनिंजाइटिस का, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं अगर हम जल्दी से एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं देंगे उसको और फिर जल्दी से रिकवर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और इतनी हद तक हो सकती है कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब यहाँ पर देखें, आप थोड़ी सी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की पैथोलॉजी बता रहे हैं कि सबसे पहले ऊपर स्किन की लेयर है, फिर स्कल है और फिर ड्यूरामीटर है और फिर एरेक्नॉइड मीटर है और फिर उसके नीचे ब्लड वेजल्स हैं। तो ब्लड वेजल्स के ज़रिए बैक्टीरियल या वायरल जो है अटैक होता है और फिर ये हमारी मेनिंजेस को डिग्रेड करना या उसको ख़राब करना शुरू करता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है। जाहिर सी बात है कि फिर वो लेयर ही ख़राब हो गई जिनकी वजह से जो है वो हमें प्रोटेक्शन हो रही थी, तो फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड्स और डायरेक्ट ब्रेन पर भी अटैक हो सकता है और फिर उसके बाद जो सिम्टम्स होंगे, ठीक है, तो वो बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो ये इसकी एक पैथोलॉजी बताई गई है। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं मेनिंजाइटिस के। अर्ली सिम्टम्स जो आपको मिलेंगे ना वो फ्लू लाइक होंगे। ठीक है, जैसे हमें फ्लू में सर्दी जुकाम और फिर नाक बंद, नज़ला, बुखार, हल्का सा सर दर्द, तो ये सिम्टम्स शुरू में मिलेंगे। और फिर मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार को मतलब डायग्नोस करना इसीलिए मुश्किल होता है कि शुरू में हमें ये सिम्टम्स इन्फ्लुएंजा या फ्लू लाइक लग रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छे डॉक्टर को उस वक्त दिखाना चाहिए और उसी वक्त अगर डायग्नोज हो जाए तो फिर सिम्टम्स आगे तक नहीं जाएंगे और इतना वर्स्ट केस नहीं होगा। साइन एंड सिम्टम्स जो है वो कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों में प्रोड्यूस होने लगते हैं, यानी और सीवियर होने सकते हैं, तो फिर पता लग जाता है। अचानक से बहुत तेज़ बुखार हो जाएगा। ठीक है, सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहेगा और स्टिफ नेक, गर्दन बहुत अकड़ जाएगी और बहुत ज़्यादा पेन होगा गर्दन में, मूवमेंट में। ठीक है, इस तरह से नोज़िया या वॉमिटिंग की फीलिंग आ सकती है, या हेडेक के साथ सर में दर्द होगा और ये सारी फीलिंग आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा नींद आएगी। ठीक है, लाइट रोशनी में जाना अच्छा नहीं लगेगा, बस वो कहेगा कि लेटा रहूँ, अंधेरे में रहूँ। ठीक है, कोई खाने पीने में इंटरेस्ट उसका नहीं होगा और उसकी स्किन रैशेस भी रेयर कंडीशन में दिख सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो मेनिंजाइटिस में अडल्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि न्यू बॉर्न में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें कि यहाँ पे भी सिम्टम्स वही बताए गए हैं कि फीवर है, कन्फ्यूजन है, स्टिफ नेक्स, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट, हेडेक और नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो ये सारे फैक्टर्स अडल्ट में होते हैं। ठीक है, उस न्यू बॉर्न के हम आगे देखेंगे। साइन एंड सिम्टम्स न्यू बॉर्न में क्या होंगे। कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या सिम्टम्स हो सकते हैं।
हाई फीवर हो सकता है, कांस्टेंट क्राइंग आपको मिलेगी, ठीक है। और ज़्यादातर वो जो जागने का उसका टाइम होगा तो वो नींद में ही रहेगा, मतलब उस टाइम वो जागता हुआ, तो ज़्यादातर स्लीपनेस ज़्यादा आएगी उसको। फिर इनएक्टिविटी होगी और स्लगिश सा रहेगा वो, बस बड़ा सा इनएक्टिव सा रहेगा, ठीक है। फीडिंग करने का दिल नहीं चाहेगा उसका बस, और रोता ही रहेगा, नकचढ़ासापन दिखाएगा, और ज़्यादातर उसकी बॉडी स्टिफ रहेगी और ज़्यादातर बॉडी में पेन रहेगा, ठीक है। तो ये कॉज़ हैं जो न्यूबॉर्न में होते हैं। अब बात करते हैं कि कॉज़ क्या होते हैं। कॉज़ हमने पहले ही पढ़ लिया कि मेनिंजाइटिस जो है वो वायरल भी हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरियल भी हो सकता है और फंगस भी हो सकता है। वायरल जो है वो इतना ख़तरनाक नहीं होता, क्योंकि उस अगर वो होगा भी तो वायरल अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है, ठीक है। उस दौरान सिम्टम्स रहेंगे और फिर बाद में जैसी लाइफ साइकिल ख़त्म होती है तो वो अपनी मुद्दत पूरी करके और फिर सिम्टम्स कम होने लगते हैं। जबकि बैक्टीरियल ग्रोथ होती रहती जब तक कि उसको एंटीबायोटिक देके रोका ना जाए या बंद ना करा जाए, तो उसके सिम्टम्स बहुत ख़तरनाक होते हैं और ये बहुत ज़्यादा फीटल केस भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा जो मौत देखी गई हैं और बैक्टीरियल केस में देखी गई हैं, और फंगस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी मेडिकेशन वगैरह से ठीक हो सकता है। तो बैक्टीरियल का हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आगे हम एक-एक टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या-क्या होता है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या होती है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस यही है कि जब बैक्टीरिया हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, ठीक है, तो फिर वो रीच करेगा ब्लड के थ्रू ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, तो वहाँ पर इस तरह से वो यहाँ पर दाखिल हो सकता है, या ये डायरेक्ट अटैक भी कर सकता है हमारे एयर के ज़रिए। कोई साइनस इन्फेक्शन हो जाए तो, ठीक है, साइनस हमारी कैविटीज़ होती हैं, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उनके थ्रू भी ये जा सकता है मेनिंजेस तक, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर स्कल फ्रैक्चर हो जाए तो वहाँ से भी, और रेयर कंडीशन में कुछ सर्जरीज होती हैं स्कल वगैरह की, तो है कि जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक कॉज हो सकता है। तो बैक्टीरिया इस तरह से एंट्री करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में और फिर अपनी जो है वो लाइफ साइकिल चलाता है। देखें, बहुत सारे तरीके के बैक्टीरिया हैं जो कि मेनिंजाइटिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सबसे पहले है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जो कि मेनिंजाइटिस करवाता है, ठीक है, इन्वॉल्व होता है उसमें, और ज़्यादातर जो है वो यही केस में देखा गया है। फिर दूसरे नंबर पे है नीज़िया मेनिंजाइटिस, ये भी एक बैक्टीरिया है जो कि इन्वॉल्व होता है। तीसरे नंबर पे है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो बच्चों में जो अगर मेनिंजाइटिस होता है तो वहाँ पर ये वायरस का ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट देखी गई है। और तीसरा देखा है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीनस, ये भी सॉफ्ट चीज़ या हॉट डॉग वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं तो वहाँ से भी ये आ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर मेनिंजाइटिस हुआ है तो वहाँ पर ये वाला बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं वायरल मेनिंजाइटिस की। वायरल मेनिंजाइटिस बेशक इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो केस देखी गई हैं मेनिंजाइटिस में, उसमें बैक्टीरियल की इन्वॉल्वमेंट कम होती है, जबकि वायरल मेनिंजाइटिस के केस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वायरस इन्वॉल्वमेंट मेनिंजाइटिस में ज़्यादा होती है, और लेकिन इतनी ख़तरनाक भी नहीं होती, ठीक है। तो वायरल मेनिंजाइटिस इतना ख़तरनाक नहीं होता और ये ख़ुद भी जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अपनी लाइफ साइकिल में, जैसे हमने बार बार कहा कि लाइफ साइकिल पूरी होगी और फिर ये खुद ही ठीक होने लगता है, सिम्टम्स कम होने लगते हैं। एक ग्रुप है वायरस का एंटीरो वायरस, ठीक है, और वो वायरल मेनिंजाइटिस में इन्वॉल्व होता है। जैसे हमने पीछे बैक्टीरिया की टाइप पढ़ी, तो यहाँ पर वायरल में एंटीरो वायरस के एक ग्रुप है, उसमें जो बैक्टीरिया आते हैं वो वायरल मेनिंजाइटिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब एक और टाइप है क्रोनिक मेनिंजाइटिस, ठीक है। क्रोनिक मेनिंजाइटिस कब होता है? जब एक्यूट मेनिंजाइटिस हो चुके और फिर उसके सिम्टम्स कभी कभी इतने नहीं दिखे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेम्ब्रेन को और फ्लूइड, ब्रेन के आसपास के फ्लूइड को इन्वेड करे जा रहे हैं, वहाँ पर उनकी ग्रोथ हो जा रही है, ठीक है। तो बहुत अरसे तक जो रहे, बहुत अरसे तक नहीं, मतलब 3-4 हफ्ते तक रहे और फिर सिम्टम्स, तो इस वाले को फिर हम देखते हैं कि क्रोनिक मेनिंजाइटिस की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्यूट मेनिंजाइटिस जो है उसमें सडनली सिम्टम्स आते हैं, तो क्रोनिक मेनिंजाइटिस में 2 या 3 हफ्ते या 1-4-5 हफ्ते भी, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो वहाँ पर सिम्टम्स हमें दिखते हैं, ठीक है। तो ये क्रोनिक मेनिंजाइटिस की कैटेगरी में रख सकते हैं। सिम्टम्स दोनों के सेम ही होंगे, जो हमें क्रोनिक मेनिंजाइटिस में दिखते हैं वो बाद में दिखेंगे, लेकिन एक्यूट वाले के जल्दी दिख जाते हैं, लेकिन सेम ही होंगे, ठीक है। तो जो एक्यूट में हमने सिम्टम्स पढ़े वही यहाँ पर भी सिम्टम्स होते हैं। क्रोनिक मेनिंजाइटिस में भी सिम्टम्स हेडेक, फीवर, वॉमिटिंग, मेंटल क्लाउडीनेस और एक्यूट वाले के सिमिलर ही होते हैं। मेंटल क्लाउडीनेस का मतलब होता है कि कन्फ्यूजन रहेगी, फॉरगेटफुलनेस यानी भूलने की आदत रहेगी। जाहिर सी बात है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो रहा है तो ये वे सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है। तो एक्यूट और क्रोनिक के सिम्टम्स सेम होते हैं।
अब कुछ अदर टाइप्स के भी कॉजेज़ हो सकते हैं मेनिंजाइटिस के, ठीक है। वो नॉन इन्फेक्टिव्स कॉज होते हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस हैं, ड्रग एलर्जीज़ या कुछ कैंसर की टाइप्स हो सकती हैं, या कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती हैं। जैसे एक डिजीज़ लिखा हुआ है सार्कोइडोसिस, ठीक है। सार्कोइडोसिस क्या होता है? ये एक रेयर कंडीशन होती है जिसमें स्मॉल पैचेस बन जाते हैं सोवलेवन टिश्यू के, जिनको ग्रेन्युलोमास कहते हैं, और ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पे भी बन सकते हैं। तो उसकी वजह से जो फिर इन्फ्लेमेशन होगी और फिर सिम्पटम्स आएंगे, तो वो ये अदर कॉज हो सकता है या नॉन इन्फेक्टिव कॉज हो सकता है। तो ये भी कुछ कॉज हैं जो मेनिंजाइटिस करवा सकते हैं, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर देते हैं कि किन किन वजह से जो है वो हमें रिस्क है मेनिंजाइटिस होने का। तो पहला बताया गया है कि स्किपिंग वैक्सीनेशन। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई होती इस चीज़ की, या उनके माँ बाप की वजह से, या फिर कुछ वजह हो जिसकी वजह से रह जाती है। तो ऐसे बच्चे जिनमें देखी गई है कि वैक्सीनेशन नहीं है, तो वहाँ पर चांस है कि मेनिंजाइटिस का रिस्क बहुत हाई होता है और उनको ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर बताया गया कि एज। अब एज में क्योंकि इम्यून सिस्टम भी इतना कमज़ोर होता है और उस टाइम, तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादातर देखा गया है कि वायरल मेनिंजाइटिस बहुत कॉमन होता है, ठीक है। और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है वो 20 ईयर तक हो सकता है या उससे कम में लोगों में हो सकता है। और ये होता क्यों है कि मतलब कम्युनिटी ऐसी होती है या वहाँ पर गंदगी होती है, बैक्टीरिया वगैरह, तो अगर वहाँ पर उनका रहना सहना है या वहाँ पर उनकी ज़्यादा उठना बैठना है, तो फिर उनको ये लग सकता है। तो एक वहाँ पर इनमें एज का ये बताया गया है, ठीक है। अब एक रिस्क फैक्टर बताया हुआ है कि लिविंग इन अ कम्युनिटी सेटिंग। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है। अगर कोई आउट ऑफ सिटी रह रहा है तो फिर वहाँ पर उसने अलग घर लिया हुआ है, बहुत सारे लड़के साथ मिलकर रह रहे हैं। तो अलग अलग कम्युनिटी में जब लोग रहते हैं ना, तो फिर वहाँ से चांस है कि मेनिंजाइटिस किसी को है, या बैक्टीरिया ग्रोथ ज़्यादा है, गंदा माहौल है, खाने पीने का निज़ाम अच्छा नहीं है, तो इस वजह से भी एक फैक्टर है कि वहाँ पर लोगों को ये हो सकता है, ठीक है। एक रिस्क बताया हुआ है कि प्रेगनेंसी में यही है कि अगर आपने कुछ कॉन्टेमिनेटेड फूड खा लिया या कुछ ऐसा, तो फिर लिस्टेरियोसिस हो सकता है, ठीक है। लिस्टेरियोसिस एक इन्फेक्शन होता है जो कि लिस्टेरिया बैक्टीरिया से होता है, और वो हमने देखा लिस्टेरिया बैक्टीरिया भी मेनिंजाइटिस करवाने में इन्वॉल्व होता है, तो फिर उस वजह से भी हो सकता है। और अगर आपको लिस्टेरियोसिस हो गया तो फिर बेबी भी रिस्क में है कि उसको भी हो सकता है, ठीक है। तो पैदाइशी फिर गर्दन तोड़ बुखार भी या मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। एक और फैक्टर बताया गया है कि कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। जब आप ऐसी जगहों पे रहोगे, ठीक है, और फिर आपको मतलब कोई गंदगी है उसका ख़्याल नहीं रख रहे हो, आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी रहे हो, आपको डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा ड्रग ले रहे हो, मतलब तो फिर आप अपने इम्यून सिस्टम को खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो वो उतने अच्छे से फिर काम नहीं करेगा और फिर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आके आपको आसानी से जो है वो अटैक कर सकता है। तो फिर एक ये भी फैक्टर बताया गया कि अपने इम्यून सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपने खुद को आप डिफेंस सिस्टम को कम कर रहे हो और फिर कोई भी बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जो है वायरस आपको अटैक कर सकता है। तो एक फैक्टर ये भी है। अब अगर मेनिंजाइटिस हो गया और फिर हमने फ़ौरन ट्रीटमेंट नहीं दी, तो फिर कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या आ सकती हैं, ठीक है। तो अगर किसी को मेनिंजाइटिस हुआ है और वो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि उसको ट्रीटमेंट नहीं दी, तो फिर सीज़र या परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का मामला है, तो वहाँ पर परमानेंट डैमेज भी आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? हेयर लॉस हो सकता है, मेमोरी डिफ़िकल्ट हो सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटी जा सकती है, ठीक है, हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, गेट प्रॉब्लम हो सकता है, ज़ाहिर-सी बात है कि पैरालाइज़ भी या कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बहुत रेयर केसेस हैं लेकिन ऐसा हो सकता है। फिर सीज़र है, ठीक है, एक सीज़र बताया गया है, किडनी फेलियर बताया गया है, शॉक है एक, और फिर डेथ भी, अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है कि बैक्टीरियल में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जब सिम्पटम्स वर्स हो जाएँ तो डेथ भी हो सकती है। अब वक्त रहते-रहते आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको पता लगे कि मुझे सिम्पटम्स हैं मेनिंजाइटिस के, तो सबसे पहले आपने डॉक्टर को फ़ौरन बताना है, और डॉक्टर अगर आपको कहता है कि इतने सीवियर सिम्पटम्स नहीं हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, तो आपको वाक़ई में रेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और रेस्ट करने से यही है कि ज़्यादा सिम्पटम्स वर्स नहीं होंगे और फिर आगे जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएँगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी पिएँ, ठीक है। जो मेडिसिन्स आपको बताई हैं बुखार कम करने की या बॉडी पेन की, वो लेते रहें, ठीक है। एस्पिरिन आपने नई मेडिसिन यूज़ करनी और नॉन स्टेरॉइडल कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी, क्योंकि मेनिंजाइटिस के केस में ये मेडिसिन्स इतनी कारआमद नहीं होती, बल्कि और कॉम्प्लिकेशन कर सकती हैं, ठीक है। अब टेस्ट अनडायग्नोज जिससे हम मेनिंजाइटिस को डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है कि ब्लड कल्चर्स वगैरह। अब ब्लड वगैरह वेन से लिया जाता है, उसको लेबॉरेटरी में भेजा जाता है और उसमें यही बेसिकली देखा जाता है कि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ है या नहीं, और मतलब पता लगता है तो फिर हम सीवियरिटी का या इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। दूसरा बताया गया कि इमेजिंग्स, एक्सरे वगैरह या सीटी स्कैन वगैरह, या हम चेस्ट या साइनस से के स्कैन वगैरह से ये देख सकते हैं कि कोई स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, ठीक है। और फिर हमें पता लग जाता है कि हमें मेनिंजाइटिस है या किस स्टेज पर है, तो इससे पता लगाया जा सकता है।
फिर एक टेस्ट है स्पाइनल टैप या लंबर पंचर। अब इसमें क्या करते हैं कि लंबर रीजन से जो है वो हम CSF को कलेक्ट करेंगे और फिर उसमें अगर हमें ब्लड शुगर कम मिलेगी और वाइट ब्लड सेल ज़्यादा मिलेंगे, प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, तो फिर ये डायग्नोस हो सकता है मेनिंजाइटिस में, ठीक है। फिर एक टेस्ट बताया गया है CSF से एग्जैक्ट कॉज पता लग सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो इलनेस की में इन्वॉल्व है, ठीक है। और फिर अगर वायरल मेनिंजाइटिस का कॉज होता है, डॉक्टर को लगता है, तो फिर एक टेस्ट क्या करवाया जाता है कि एंटीबॉडीज़ चेक की जाती हैं उस वायरल के अगेंस्ट कि स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं CSF में या नहीं। तो फिर इससे हम एक्यूरेट बैक्टीरिया का पता लगा सकते हैं जो कि मेनिंजाइटिस में इन्वॉल्व होता है। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट और हम कौन कौन सी मेनिंजाइटिस में दे सकते हैं। तो अगर तो हमारा केस जो है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से रिलेटेड है, तो वहाँ पर जो है वो हम एंटीबॉडीज़ इंट्रावेनसली दे सकते हैं या कॉर्टिसोन मेडिकेशन दे सकते हैं, जो कि कॉम्प्लिकेशन को कम करता है और मतलब जो स्वेलिंग वगैरह या इन्फ्लेमेशन हुई हुई है उसको ख़त्म करता है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में यही ट्रीटमेंट चलती रहती है जब तक कि बिल्कुल रिकवरी नहीं आती। अब अगर तो केस वायरल मेनिंजाइटिस से रिलेटेड है तो फिर हमें एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो उसको क्योर नहीं करेगा। तो सेवरल वीक में जो है वो हमें खुद इसके सिम्टम्स कम होने लगते हैं और फिर कंडीशन खुद से इम्प्रूव होने लगती है। बस अगर वायरल इन्फेक्शन कॉज है तो फिर इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए, ठीक है। और फिर कुछ मेडिकेशन ली जाए जो कि आपके सिम्टम्स को कम करती है, जैसे फीवर वगैरह को या बॉडी पेन को, ठीक है। तो फिर ऐसी मेडिसिन ली जाए, तो यही वायरल की जो है वो ट्रीटमेंट होती है। अगर तो वायरल में मतलब कॉज है हर्स वायरस का, ठीक है, तो फिर एक एंटीबॉडीज़ उसकी अवेलेबल होती है, फिर इस कंडीशन में वो दी जाती है। अगर तो अदर टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस है, ठीक है, तो क्लियर नहीं है यानी कि वायरल है या बैक्टीरियल है, तो सबसे पहले डॉक्टर वायरल आपको देता है, ठीक है, एंटीवायरल देंगे, या फिर उससे असर नहीं होगा तो फिर एंटीबैक्टीरियल, तो जिससे भी असर पता लगेगा तो पता लग जाएगा कि वो टाइप थी। तो इस तरह से हम ये भी ट्रीटमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी मेडिकेशन देनी है, ठीक है। अगर तो फंगल मेनिंजाइटिस है तो फिर एंटी फंगल मेडिकेशन दी जाएगी, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब तक कि लेबॉर्ट्री से बिल्कुल कंफर्म नहीं हो सकता कि फंगल ही इसका कॉज है, तब तक फिर एंटी फंगल नहीं दी जाती, और क्योंकि फिर उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर वो और कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर नॉन इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस है तो फिर उसमें ऑटो इम्यून या एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो रहा होता है, तो फिर इसमें हम लोग कॉर्टिसोन मेडिकेशन देते हैं और फिर वही उसके सिम्टम्स कम कर रही होती है। बाज़ औक़ात नॉन इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस खुद भी जो है वो अपनी टाइम पूरा करके ख़त्म हो जाता है, तो इसमें इतनी कोई मेडिसिन नहीं होती, कॉर्टिसोन मेडिकेशन इसमें दी जाती हैं। तो अब है लाइफस्टाइल या होम रेमेडीज़ आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। हमेशा खाना खाने से पहले आप हाथ धों ताकि आप बैक्टीरिया या वायरल वगैरह से खुद से महफूज रहें, ठीक है। अपनी खुद हाइजीन का आप ख्याल रखें, अच्छा खाएं, किसी से शेयर वगैरह ना करें, और फिर टूथब्रश वगैरह ये सब अपना अलहदा रखें, ठीक है। और हमेशा हेल्दी रहें, अपने इम्यून सिस्टम का ख्याल रखें कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं खाएँ जिससे जो इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अपने माउथ को हमेशा कवर रखें छींकने से या खांसने से पहले, और फिर इम्यूनाइजेशन वगैरह भी करवा सकते हैं या वैक्सीन वगैरह, जिससे वायरल इन्फेक्शन ना हो। अब कुछ तरह की वैक्सीनेशन है जो कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को प्रिवेंट कर सकती हैं। पहली है हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। ये यूनाइटेड स्टेट में जो है वो बच्चों को रूटीन के हिसाब से लगाई जाती है और 2 महीने की एज से स्टार्ट हो जाती है। ये उन लोगों में रिकमेंडेड की जाती है, अडल्ट में भी रिकमेंडेड की जाती है जिनको सिकल सेल डिजीज़ होती है, एड्स, या जिनके पास स्प्लीन नहीं होती। दूसरी वैक्सीन है निमोसिकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। ये भी यूनाइटेड स्टेट में रेगुलर बेसिस पर लगाई जाती है और 2 साल से ये कम बच्चों को लगाई जाती है, ठीक है। और 2 साल से 5 साल तक लगाई जा सकती है, और उन लोगों को लगाई जाती है जिनमें निमोसिकल डिजीज़ होती हैं, या लंग डिजीज़ हो सकती हैं, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, या कैंसर वगैरह में ये लगाई जाती है। अब एक वैक्सीन है निमोसिकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, ठीक है। ये ओल्डर चिल्ड्रन या अडल्ट वगैरह में भी लगाई जाती है और ये प्रोटेक्शन देती है निमोसिकल बैक्टीरिया से, और मतलब ये उन लोगों को लगाई जाती है जो कि मतलब 65 से ज़्यादा उम्र के होते हैं, या उनसे कम को भी लगाई जा सकती है। और ये हार्ट डिजीज़ वगैरह, डायबिटीज़ या सिकल सेल में एनीमिया वगैरह में ये दी जाती है, या जिनके पास स्प्लीन नहीं होती उनको दी जाती है। अब एक वैक्सीन है मेनिंजोसिकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। ये 11 से 12 साल तक की उम्र के बच्चों में लगाई जाती है, और 16 साल की उम्र में फिर एक इसको बूस्टर शॉट भी दिया जाता है इसका, ताकि फिर ये सिम्टम्स कम रहें। तो एक ये वैक्सीन भी जो है मेनिंजाइटिस में प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। होपफुल आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी मसला है आपको वीडियो में या कुछ बात समझ नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं जवाब ज़रूर दूंगा। फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।